जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू आवर ओबीजी क्लासेस एंड टुडेस टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट लाइक व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो आप लिख सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल आर साइक्लिक चेंजेस इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड ओवेरियन स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वो क्या है, वो एक साइक्लिक चेंज है जो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होती रहती है, एक साइक्लिक चेंज है, ठीक है। और ये कहाँ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, तो यूट्राइन के एंडोमेट्रियम लेयर में हमको देखने को मिलते हैं चेंजेस, और ओवेरियन स्ट्रक्चर में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसको अगर हम लोग आम तौर पे जो बात करें, लेमन टर्म हम लोग बात करें, उसमें हम इसको क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम इसको माहवारी कहते हैं। और जो आम तौर पे आप सुनते होंगे पीरियड्स बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि स्टार्ट कब होता है या जब स्टार्ट होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो जब पहली बार ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में, जब पहली बार जब ब्लीडिंग होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं। ये क्या, देखो ये क्या है, प्यूबर्टी के साइन है। ये क्या है, प्यूबर्टी के साइन है। क्या है, प्यूबर्टी के साइन। और ये पहली बार जब ब्लीडिंग होगी तो उसको हम लोग मिनार्की बोल देंगे। और ये किस एज ग्रुप में होती है, ये 13 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप में होती है। आप ऐसे बोल सकते हो कब, 13 ईयर्स to 14 ईयर्स की एज ग्रुप में होती है। इस एज को हम लोग हिंदी में और क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, किशोरावस्था। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका नॉर्मल लेंथ क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको आप क्या बताओगे, एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो 28 डेज उसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 28 डेज। वही अगर हम लोग एक लेंथ का बात करें, वेरिएशन का बात करें, क्योंकि देखो ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ सबका 28 डेज का ही होगा, नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो क्या होगा, 28 डेज से लेकर 35 डेज का हो सकता है, वेरी करेगा। तो आप लोग वेरिएशन है ये बता सकते हो, और ऑन एवरेज बता सके स्टडी पर्पस के लिए, तो आप उसको क्या बताओगे, 28 डेज बताओगे। अब देखो, अगर आपसे आप पूछे जो फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसमें किस ग्लैंड का रोल होता है, तो कौन से ग्लैंड होता है दोस्तों, तो पीनियल ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड होता है। अगर ब्लड लॉस की बात करूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड लॉस हो रहा है कितना हो रहा है, तो 60 ml ब्लड, लगभग 60 ml अप्रॉक्स, या अप्रॉक्सीमेशन की बात है, 60 ml ब्लड लॉस होता है। आप 50 to 70 ml भी आप लिख सकते हो, बता सकते हो किसी को, कोई इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब देखो, अगर अब लास्ट जो हम बात करें कि स्टॉप कब होगा, या जब स्टॉप होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनोपॉज। मेनो मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और पॉज मतलब क्या होता है, स्टॉप। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो उसको हम लोग कंबाइन में हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। और इसकी अगर एज की हम बात करें कि कब होगा, तो 47 ईयर्स में ये होता है। ये जो 47 ईयर्स आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, ये तो ये आपका इंडिया की हम लोग बात करें, कहाँ की हम लोग बात करें, इंडिया में लगभग 47 ईयर्स में मेनोपॉज हो जाता है। और ये लेकिन ये जो है कंट्री टू कंट्री क्या होगा, वेरी करेगा। तो वहाँ पे हम लोग ये 47 ना करके 50 ईयर्स हम लोग कहेंगे कि 50 ईयर्स अप्रॉक्स होता है। अब देखो, नोट में डाल के आप लोग लिख लो कि फ्रॉम 18 ईयर्स टू 47 और 50 ईयर्स भी आप लिख सकते हो, इट्स ए रिप्रोडक्टिव एज। क्या, इट्स ए रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज कहने का क्या मतलब है, प्रजनन का एज, जिसमें फीमेल क्या कर सकती है, चाइल्ड को या प्रेगनेंसी को क्या कर सकती है, कंसीव कर सकती है, उस एज को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव है। मतलब कि अब ये लोग इस टाइम पीरियड में बच्चा पैदा कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर ली, उसकी कुछ जनरल टॉक्स मतलब थिंग्स के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसके बारे में, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो इसके दो फेज हैं। कितने फेज है इसके, दो फेज है। पहला क्या है, यूट्राइन साइकिल, दूसरा क्या है, ओवेरियन साइकिल। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग ओवेरियन साइकिल की बात करेंगे। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ओवेरियन साइकिल, सॉरी, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, यूट्राइन साइकिल की बात करेंगे। माय बैड, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, यूट्राइन साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो यूट्राइन साइकिल क्या है, तो साइक्लिक चेंजेस इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। जो मैंने पहले बताया कि जो यूट्राइन, जो एंडोमेट्रियम की हमने पहले बात की डेफिनेशन में, उसकी चेंजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूट्राइन साइकिल कंसीडर करते हैं। तो इसके कुछ फेज होते हैं। मेनली अगर फेजेस की बात करूं तो देयर आर ओनली 3 फेजेस। अगर मेन फेजेस की मैं बात करूं, कौन कौन से हैं, तो ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। देयर आर ओनली 3 फेज जो आपने जो मैंने अभी अंडरलाइन किया। तो जो ब्लीडिंग फेज होती है वो 1 से 4 दिनों की होती है। क्या,
ये 4 दिनों की होती है, जो 1 डे से 4 डेज तक चलती है। जो हमारा 28 डेज था ना, उसमें से हम लोग काउंट करें 4 डेज, 1 से 4 डेज, ठीक है। अब ये होता है स्टडी पर्पस, एवरेज की बात कर ली हमने, ठीक है। ये अगर कोई नहीं होता है सम टाइम या वेरिएशन की हम लोग बात करें तो ये 4.5 मतलब कि 4.5 दिनों से 8 दिनों तक की भी हो सकती है। अब है क्या प्रोलिफेरेटिव फेज, घबराना नहीं है, मैं सबको बताऊंगा कि क्या क्या है। अब क्या प्रोलिफेरेटिव फेज, तो जो प्रोलिफेरेटिव फेज है वो क्या होगा, 5वें दिन से स्टार्ट होगा और 14 डे तक रहेगा, 28 डेज में से, ठीक है। 5वें दिन से स्टार्ट होगा, 14 में 14 दिन तक रहेगा, 14वें दिन तक। फिर हमारा लास्ट फेज क्या है, सेक्रेटरी फेज। तो जो सेक्रेटरी फेज है वो क्या होगा, 15 डेज से लेके 28 में लास्ट डे तक रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रेटरी फेज कहते हैं। अब इसी में कोई एकदम प्रखंड विद्वान अगर आ जाए और आपको भी दिखाना है कि भाई हम भी बहुत ही अच्छे जानकार हैं, तो आप उसमें 2 फेज और ऐड कर सकते हो, जो सब फेज है, एक तरह से ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अब नहीं होता बनाने को तो आदमी कुछ भी बता सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि ये बेकार चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो आप 2 चीज़ और क्या इसमें ऐड कर सकते हो, 2 फेज। तो सबसे पहले प्रोलिफेरेटिव के बाद आप बता सकते हो ओव्यूलेटरी फेज। अब ओव्यूलेटरी फेज क्या है गाइस, ओव्यूलेटरी फेज कहने का मतलब क्या है कि जो 5 से जो 14 दिन था, तो 14वें दिन क्या होता है, ओवोल्यूशन होता है। क्या होता है, ओवोल्यूशन होता है। तो ओवोल्यूशन मतलब क्या कि जो ओवम है ओवरी से बाहर आ जाता है, आउट हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओवुलेटरी फेज कहते हैं। तो आप यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ओवुलेटरी फेज मेंशन कर सकते हो, और यहाँ पे 14th डे लिख देना और यहाँ पे 13 डे लिख देना। गॉट इट, समझ रहे हो ना पॉइंट को। और ये जो सेक्रेटरी फेज के बाद आप बता देना कि प्री मेंस्ट्रुअल फेज आता है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहने का मतलब क्या है, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज को हम लोग और क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। तो आप बता देना कि मेंस्ट्रुअल फेज से पहले आने वाला जो फेज होता है कुछ दिन, उसको हम प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। कि मेंस्ट्रुअल फेज से आने वाला पहले वाले डेज, प्री मतलब पहले वाला फेज, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। तो अगर इसमें डेट का बात करें तो सेक्रेटरी फेज को क्या करना, 15 to 25 डेज का बता देना, और प्री मेंस्ट्रुअल फेज का क्या बताना, 25 से लेकर 28 डेज बोल देना। ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन मेनली अगर बात करें फेज की तो 3 है, ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटरी फेज और सेक्रेटरी फेज, ये याद रखना। अगर ज़्यादा कोई आपको पूछने लगे आपके विद्वता या आप दिखाए कि हम नॉलेज वाले, तो आप उस टाइम ये 2 चीज़ें और ऐड करके उसको बता सकते हो। तो सामने वाला भी घबरा जाएगा, भाई सामने वाला में भी बहुत दम है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं फेजेस की। तो हमारी जो पहली फेज थी मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, तो देखो अब लिखो कि इट इज़ ए फेज ऑफ परवेजाइनल ब्लीडिंग। अब परवेजाइनल ब्लीडिंग क्या होता है, तो देखो एक तो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है जो बॉडी की है, तो बॉडी से तो अंदर से ब्लीडिंग नहीं आ रही, ये एंडोमेट्रियम के टूटने से ब्लीडिंग हो रही है। और कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइना से ब्लीडिंग। कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है। इसलिए इसको हमने क्या किया, परवेजाइनल ब्लीडिंग। देखिए वेजाइना से होने वाली ब्लीडिंग को ही हमने क्या किया, परवेजाइनल ब्लीडिंग का। और यही क्या है, ब्लीडिंग फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है। अब देखो ये क्यों हो रहा है, तो द कॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज द डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये याद रखने वाला बात भाई, क्यों हो रहा है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग क्यों हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल वो क्या डिक्रीज हो गया है, वो क्या हो गया, कम हो गया है, जिसके चलते क्या हो रहा है भाई, तो मेंस्ट्रुअल फेज आ गया या ब्लीडिंग हो रही है। गॉट इट, परवेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। अब देखो ये जो प्रोजेस्टेरोन जो है इसके कम होने से, जो डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन के कम होने से 2 चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, तो जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो बॉडी में कम होता है हार्मोन का, तो बॉडी क्या करती है, एक एंजाइम रिलीज होता है बॉडी में, ठीक है। ये एक तरह से जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है क्या, एक इंडिकेशन है कि इस एंजाइम को रिलीज होना। वो कौन सा एंजाइम है भाई, तो रिलीज ऑफ मेटेलोप्रोटीएज एंजाइम। जैसे प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो इंडिकेशन है क्या, कि अब मेटेलोप्रोटीएज को क्या होगा, रिलीज होना होगा। तो एक ये रिलीज होगा, दूसरा क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या, देखो 2 चीज़, रिलीज ऑफ मेटेलोप्रोटीएज और दूसरा चीज़ क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, 2 चीज़ होगा। तो पहले हम लोग रिलीज ऑफ मेटेलोप्रोटीएज एंजाइम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जब रिलीज होगा तो इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका मेन काम क्या है, तो एंडोमेट्रियम को नेक्रोसिस कराना है। नेक्रोसिस समझ रहे हो, सेल डेथ। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, सेल डेथ। तो इसका मेन काम क्या रहेगा, एंडोमेट्रियम जो लेयर है हमारी, उसको क्या कराना, उसको डेथ कराना। तो जैसे नेक्रोसिस होगा एंडोमेट्रियम का, तो एंडोमेट्रियम क्या होगी, झड़ने लगेगी, शडअप होने लगेगी। और उसी जो एंडोमेट्रियम शडअप होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परवेजाइनल ब्लीडिंग कहते हैं। और उसी परवेजाइनल ब्लीडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल कहते हैं। परवेजाइनल ब्लीडिंग देखो, ये शडअप होगी, जब शडअप होगी, जब बाहर आने लगेगी तो ब्लीडिंग के फॉर्म में आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल कहते हैं। अभी ब्लीडिंग के फॉर्म में क्यों आती है, एंडोमेट्रियम जो टूट रही है तो ब्लीडिंग के फॉर्म में क्यों आती है, ब्लीडिंग हमको क्यों देखने को मिलती है, तो इसका भी है एक कारण है। तो नोट बना के आप लिख सकते हो कि एंडोमेट्रियम
हैज़ स्पायरल आर्टरी। एंडोमेट्रियम में क्या है? स्पायरल आर्टरी। आप लोग ऐसे करके आर्टरी आप देखते हो, जो एंडोमेट्रियम होगा ना ऐसे, उसमें आप देखते हो इसमें आर्टरी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब एंडोमेट्रियम टूटती है तो स्पायरल आर्टरी भी क्या होती है, ये भी टूटती है। और ये टूटती तो ये आर्टरी है, इसके अंदर ब्लड का होता है, तो वो भी क्या होता है, जैसे कि टूट के जब बाहर आती है तो ब्लडिंग भी बाहर आती है, समझ रहे हो। मतलब कि एंडोमेट्रियम टूट रहा है तो स्पायरल आर्टरी टूट रही है, स्पायरल आर्टरी में ब्लड है तो ब्रेकेज ऑफ स्पायरल आर्टरी के चलते क्या है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा रही है, और उसी ब्लीडिंग के थ्रू क्या होता है, एंडोमेट्रियम और ब्लीडिंग दोनों क्या होती है, ब्लड बाहर आता है, इसलिए हमको ब्लीडिंग वजाने से बाहर आती हुई दिखती है। ये कारण है, मेन कोर्स ये है। ये नहीं होता, देखो एकदम डीप जाके आदमी कैसे आपको बता रही है, जानते बहुत लोग हैं लेकिन बताता कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, जब पहले तो पहला हमने चीज़ पढ़ा, पहला एक चीज़ हुई। अब हम लोग दूसरी चीज़ की बात करें, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की बात करते हैं। तो जैसे प्रोस्टेरोन का लेवल कम होता है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी चालू हो जाता है। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन चालू होता है तो क्यों होता है भाई, तो PGα2। तो ये PGα2 क्या है, तो ये है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक तरह का लिपिड है, ठीक है। लेकिन ये क्या यहाँ पे एक हार्मोन की तरह एक्ट कर रहा है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, हार्मोन की तरह एक्ट कर रहा है, जो PGF2 अल्फा, क्या, PGF2 अल्फा, इसका नाम क्या है, PGF2 अल्फा। ये क्या करता है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं, जो इनर लाइनिंग जो मसल्स है, स्मूथ मसल्स, ठीक है, उसको क्या कहता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। और जो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो कौन सा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो मायोमेट्रियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो, क्या होगा, मायोमेट्रियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन क्यों कराएगा, ये इसलिए कराएगा कि जो ये हमारा जो एंडोमेट्रियम है ये अच्छे से शट हो सके। जो बार बार जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये एंडोमेट्रियम क्या होगा, अच्छे से शट हो जाएगा। और इस कॉन्ट्रैक्शन के चलते, इस कंस्ट्रक्शन के चलते क्या होगा कि पेन होगा। आप किसी से जो फीमेल जिनको पीरियड्स आते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि उसमें असहनीय क्या होता है, पेन होता है, क्या होता है, पेन होता है। उस पेन को आप क्या बोलोगे, डिसमेनोरिया बोलोगे, क्या बोलोगे, डिसमेनोरिया, मेडिकल टर्म हो गया। और ये जो पेन होता है वो एज अ सिग्नल काम करता है। कैसा काम करता है, एज अ सिग्नल काम करता है ओवरी के लिए। और ओवरी को सिग्नल देता है और कहता है कि भाई अब तुम अपना ओवल्यूशन साइकिल या ओवेरियन साइकिल जो तुम्हारा है उसको अब तुम क्या स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा। तो ये क्या होगा, जैसे सिग्नल वर्क करता है। आई होप आपको ये जो अभी मैंने बताया ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दो स्टूडेंट्स हु वांट जस्ट नोट्स, जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हो, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था है कि द लेयर विच इज शेड ऑफ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉन एज द जोन ऑफ फंक्शनल लेयर। देखो दो तरह के लेयर होते हैं, एक होती है फंक्शनल लेयर, एक कौन सी लेयर होती है, एक होती है बेसल लेयर एंडोमेट्रियम की। तो जो फंक्शनल लेयर होती है यही लेयर टूटती है। तो वही कह रहा है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी लेयर टूटती है, तो जोन ऑफ फंक्शनल लेयर टूटती है, या फंक्शनल लेयर भी बोल सकते हो। उसके बाद से क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंटेन मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है उसमें क्या क्या होता है, तो सेल डेब्रीज होती है, ब्लड होता है, म्यूकस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं और प्लाज्मा होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड गेट नेवर क्लॉट, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होती है वो कभी क्लॉट क्यों नहीं होती, तो ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मीन। आप क्या बताओगे, इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मीन के चलते ये कभी भी क्लॉट नहीं होती है। अगर कोई थिकनेस की बात करें कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी होती है, तब उसको क्या बताओगे, 2 to 4 mm माइक्रोमीटर, क्या 2 to 4 mm माइक्रोमीटर एंडोमेट्रियम की क्या होती है, थिकनेस होती है। अब हम लोग दूसरे फेज की बात करते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज या प्रोलिफरेशन फेज, कुछ भी आप बोल सकते हो, प्रोलिफरेटिव फेज बोल सकते हो या प्रोलिफरेशन फेज भी बोल सकते हो। ये फेज कितने दिनों की होती है, तो 5 से 13 दिनों की, या आप 14 दिनों की आप बोल सकते हो। अगर आप जो ओवुलेटरी जो हमने फेज की बात की थी उसको एक्सक्लूड करोगे तो क्या बोलोगे, 5 से 14 डेज आप बोलोगे। और हमारी जो ब्लीडिंग फेज कितने दिन की थी, 1 से 4 दिन की थी। गॉट इट। अब देखो यहाँ आप क्या लिखोगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन इज मेन हार्मोन ऑफ प्रोलिफरेटिव हार्मोन। पहले क्या था भाई, प्रोस्टेरोन मेन हार्मोन था, यहाँ पे कौन सा हार्मोन मेन होगा, एस्ट्रोजन मेन हार्मोन होगा। अब देखो द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे बढ़ जाएगी, और वो बढ़ के क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 5 to 7 माइक्रोमीटर, 5 to 7 माइक्रोमीटर। किसकी वजह से भाई, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के चलते। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये जो हमारा जो ये जो लेयर था ये क्या टूटने का काफ़ी पतला हो गया था, सिर्फ बेसल लेयर बची हुई थी। लेकिन वापस जब प्रोलिफरेटिव फेज आता है, प्रोली मतलब ही क्या होता है, सेल की ग्रोथ करना, प्रोली मतलब ही क्या होता है, सेल की ग्रोथ करना। तो जैसे ही जो बेसल लेयर जो बची हुई थी, बाकी फंक्शनल लेयर जो टूट गई थी, तो जैसे एस्ट्रोजन का हार्मोन जो बॉडी में ज़्यादा होगा, ये क्या वापस से जो हमारा फंक्शनल लेयर डेवलप होना शुरू, प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम लेयर क्या होगा, वापस से ठीक हो जाएगी। ठीक क्यों होती है भाई, कि जो हमारा ओवम आएगा आके यहाँ पे आराम करेगा, बेड उसके लिए तैयार होता है, समझिए। ये होता है प्रोलिफरेटिव या प्रोलिफरेशन फेज। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड फेज की। तो थर्ड फेज क्या है,
सिक्रेटरी फेज, थर्ड फेज क्या सिक्रेटरी फेज, ये कितने दिनों की होती है, तो 14 डेज से लेके 28 डेज की ये होती है, क्या सिक्रेटरी फेज। ये इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटरी फेज इज प्रोजेस्टेरोन। जो हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन है। देखो समझो, पहले ब्लीडिंग फेज में क्या था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, उसके डिक्रीज होने के चलते सब कुछ खेल हो रहे थे। फिर प्रोलिफरेटिव में क्या था, एस्ट्रोजन के चलते सब कुछ हो रहा था। अब फिर से सेक्रेटरी फेज में कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्रिंग्स द सेक्रेटरी चेंजेस इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। जो भी खेल होगा, जो भी चेंजेस आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से एंडोमेट्रियम में आने वाले हैं। अब देखो, इंक्रीज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम टिल 10 माइक्रोमीटर। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि पहले देखो, पहले लेवल डिक्रीज हुआ था प्रोजेस्टेरोन का पहले लेवल क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, जिसके चलते शेड ऑफ हो रहा था एंडोमेट्रियम। लेकिन अब क्या होगा, ये जो चीज़ था वो उलट हो जाएगा, अब ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, और जैसे प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को भी इंक्रीज कराएगा। और कितना इंक्रीज कराएगा, 10 mm। 10 mm मतलब क्या, 10 माइक्रोमीटर है, बट इट। अब देखो, और कुछ ग्लैंडुलर चेंजेस भी हमको देखने को मिल सकते हैं। ग्लैंडुलर चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम, इट मेक्स एंडोमेट्रियम फ्लैपी। फ्लैपी कहने का मतलब है क्या, गद्देदार, ठीक है, एकदम कुशन से गद्देदार, फ्लैपी एकदम। किसके लिए भाई फ्लैपी बनाएगा, कि जो हमारा सेकेंडरी उस साइट है वो आके यहाँ क्या करेगा, आराम करेगा। और देखो अब क्या करें, क्रॉक स्क्रू अपीयरेंस सीन इन द सेक्रेटरी फेज। हमको थोड़ी एटन क्रॉक क्रू हमको क्रॉक स्क्रू करके के अपीयरेंस हमको देखने को मिल सकती है सेक्रेटरी फेज में। अब देखो, अब क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द कॉर्पस लूटियम। इसके बारे में और अच्छे तरीके से हम लोग आगे अभी बात करेंगे। अब देखो, ये डायग्राम आपको सामने देखने को मिल रहा होगा, दिख रहा है गाइस। अब देखो, ये जो एक येलो कलर की जो लाइन है, ये पहले अंदर जो जा रही है, ये क्या, ये एंडोमेट्रियम पतली सी जो लाइन है, ठीक है। देखिए, इट शेड ऑफ ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये तब का स्थिति है जब सब कुछ क्या होता है, शेड ऑफ हो चुका है, एंडोमेट्रियम क्या शेड ऑफ हो चुकी है, सिर्फ पतली सी बेसल लाइन बची है, एंडोमेट्रियम बेसल एंडोमेट्रियम बचा हुआ है, वो चीज़ हमको इस येलो लाइन से देखने को मिल रहा है। अब देखो, तब प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन आता है, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होना, मतलब कि रीग्रोथ होना स्टार्ट होता है और बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद सेक्रेटरी फेज में जब हम लोग आते हैं तो उस टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंट्री लेता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको और क्या करता है, और गद्देदार बनाता है, और इसको 10 mm तक इसको थिक करने में हेल्प करता है। और इसको पूरा क्या बनाएगा, गद्देदार बनाएगा, कि जब हमारा सेकेंडरी उस साइड आएगा तो यहाँ क्या करेगा, आराम करेगा, यहाँ पे रहेगा, इसलिए इसको कुशन एकदम अच्छा बना देता है। अब देखो, ये क्या है, कॉर्क स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर, क्या क्रॉक क्रूक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। अब देखो, अब हमने सब कुछ बात की, हमने ये जो अभी बात की था क्या, यूट्राइन साइकिल के हमने बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ओवेरियन साइकिल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ओवेरियन साइकिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ओवेरियन साइकिल को भी हम लोग दो फेज में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन से फेज हैं, तो फॉलिकुलर फेज है, और दूसरा क्या है, ल्यूटियल फेज है। क्या है, ल्यूटियल फेज है। तो जो हमारा फॉलिकुलर फेज है वो कितने दिनों का होता है, तो 15 डेज से लेके 13 डेज, कितना है, 15 डेज से लेके 13 डेज का होता है। और जो हमारा ल्यूटियल फेज वो कितने दिनों का होता है, 15 डेज से लेके 28 डेज का होता है। अब तुम इसमें पूछो कि इसमें 14th डे क्यों नहीं है, चाहे कहाँ पे गायब है हमारा 14th डे, तो भाई ये ओवुलेटरी डे है। क्या है, ओवुलेटरी डे में जिस दिन ओवुलेशन हो रहा है वो डेट है, इसलिए यहाँ पे उसको हमने नहीं मेंशन किया है। अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, फॉलिकुलर फेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप जो सामने ये बड़ा सा जो ये अंडे जैसा एक आकार आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, ये है ओवरी। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये है ओवरी। और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, मेडुला। याद रखना, ये क्या है, मेडुला। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करें, फॉलिकुलर फेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो फॉलिकुलर फेज है ये कब स्टार्ट होता है, तो जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये कुछ और मत समझना, ये ब्रेन है और ये हमारा क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो जो हमारा ये जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये करता है एफएसएच को रिलीज करता है। एफएसएच तो समझ ही रहे होगे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको रिलीज कराता है। और ये क्या करता है कि जो हमारा ये जो बड़ा सा ओवरी जो हमने बनाया है, इसको थोड़ा जूम आउट करके अच्छे से हम लोग समझेंगे, एकदम बढ़िया से, एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि ये इसमें क्या आता है, प्रिमिटिव फॉलिकल्स पहले से ही, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से ही इसमें प्रीमेटिव फॉलिकल्स पहले से ही होते हैं। जो मेच्योर नहीं होते वो क्या होते हैं, रेस्टिंग फेज में होते हैं। किस फेज में होते हैं फ्रेंड्स, रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग फेज में। और इसके अंदर ये देखो, ये जो आप डॉट 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 देख रहे हो ना, ये क्या है, प्राइमरी ओसाइट है। प्रिमिटिव फॉलिकल्स के अंदर क्या है, प्राइमरी ओसाइट है। और जैसे ही
जो प्यूबर्टी हिट होती है और प्यूबर्टी हिट होने के बाद जब मिनार्की आती है, जो फर्स्ट ब्लीडिंग होती है, तो ये जो सारा सिस्टम ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेन एफएसएच को भेजता है। ये क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये आके प्रिमिटिव को, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और इसमें से क्या निकलता है, प्राइमरी oocyte। और ये क्या करता है, 10 से एफएसएच क्या करेगा, 5 से 10 प्राइमरी oocyte को आगे बढ़ाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रीमोडियल फॉलिकल्स में। ये बड़े बड़े आप आपको दिख रहे हो, किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रीमोडियल फॉलिकल्स में। ये आगे चलते चलते नंबर्स में कम होते जाएंगे, ऐसा नहीं कि सभी जाके आगे सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, नंबर्स में ये कम होते जाएंगे। सब ये 3 है। और ये जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स थे एफएसएच के इन्फ्लुएंस में आके ये आगे और क्या बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बन जाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स को और थोड़ा अगर अंदर देखोगे, इसके और अंदर देखोगे तो आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वो स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स है। वो स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स है। और ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट कराते हैं। किसको सिक्रीट कराते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट कराते हैं। और यहाँ हमारा जो एस्ट्रोजन है ये एक बेवफा सनम की तरह है। बेवफा सनम क्यों, क्योंकि जो एफएसएच, हमारा जो एफएसएच जो है इतनी मेहनत से इसको यहाँ तक लेके, जिसकी वजह से ये कि सिक्रीट हो रहा है, ये आते ही एफएसएच के प्रति नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह से काम करता है और इसकी सिक्रीशन को क्या करता है, इसके इन्फ्लुएंस को कम कर देता है, ये लगभग खत्म कर देता है। कौन खत्म कर देता है, कम कर देता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन कम कर देता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब देखो, अब आगे क्या होगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन इसको कैरी डाउन करेगा और जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स था इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। किस में कन्वर्ट कर देगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है ये आगे एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में आके आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बड़ा सा जो अंडा देख रहे हो, बड़ा सा जो आकार देख रहे हो, ये क्या, ग्राफियन फॉलिकल। क्या, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर सेल्स भी इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योर सेल। मीन्स टू से कि जो हमारा जो प्राइमरी oocyte था वो अब क्या हो गया फ्रेंड्स, अब वो मैच्योर हो गया है, वो अब ग्राफियन फॉलिकल्स बन गया है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाएगा, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा, इसके अंदर से क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर से क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होगा। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन अपने पीक पे हो जाएगा, जब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होगा, जब अपने पीक पे हो जाएगा, तब एंट्री होगी किसकी, एलएच की। एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या एलएच मतलब क्या है यहाँ पे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, ये क्या करेगा, ग्राफिकन फॉलिकल्स को रप्चर कर देगा। किसको रप्चर कर देगा, ग्राफिकन फॉलिकल्स को क्या करेगा, रप्चर कर देगा। और ये जैसे ही रप्चर होगा तो जो इसके अंदर जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर ये हमारा क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है। जैसे हमारा जो सेकेंडरी oocyte है ये रप्चर होते ही क्या होगा, पटाख से ये बाहर भागेगा और ओवरी से क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा। ओवरी से क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा और ये फ्लोपिन ट्यूब की ओर आगे बढ़, जहाँ इसकी मंजिल है फ्लोपिन ट्यूब, वहाँ ये जाने लगेगा, अग्रसर हो जाएगा। अब देखो, ये जो आपको कवरिंग जो था, जो ग्राफियन फॉलिकल्स था, जो कवरिंग जो अब बच गया, ये तो निकल गया। अभी जो कवरिंग बच गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ऊपर मैंने बोला था ना कॉर्पस लूटियम के बारे में, अभी आगे हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो ये क्या है, ये कॉर्पस लूटियम है, याद रखना क्या, ये कॉर्पस लूटियम है। और कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट कराता है, तो ये सिक्रीट कराता है प्रोजेस्टेरोन। किससे सिक्रीट कराता है, ये प्रोजेस्टेरोन। सेक्रेटरी फेज में बताया था ना कि कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराता है, तो यहाँ देख लो ऐसे रिलीज कराता है। अब देखो, अब क्या होगा कि ये तो अब रिलीज हो रहा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब ये धीरे धीरे फिर ये इसी में क्या होगा, आगे बढ़े, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। और ये क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्विकेंस। क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्विकेंस। और ये क्या होगा, अब ये धीरे धीरे इसी के अंदर डीजनरेट हो जाएगा, पूरे इसके अंदर क्या होगा, ये डीजनरेट हो जाएगा और इसी के अंदर एक न्यूट्रिशन फॉर्म में जैसे जैसे ये क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ओवरी के अंदर एक न्यूट्रिशन की तरह काम कर जाएगा। क्या काम कौन कर जाएगा, कॉर्पस एल्विकेंस। तो ये जो चीज़ था क्या, ये पूरा आपका था, पूरा का पूरा ये क्या था, आपका ओवेरियन साइकिल था। क्या था ये, ओवेरियन साइकिल। गॉट इट। अब देखो, अब इसमें देखने वाली क्या चीज़ है कि जो आपका ये एरिया जहाँ से आपके जो फॉलिकल्स बनना शुरू हुए थे, वहाँ से लेके जो ग्राफिकन जो रैप्चर हुआ, ग्राफिकन फॉलिकल्स जो रैप्चर वहाँ तक जो फेज़ है, इसी फेज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं। उसी फेज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं। और बाकी जब रप्चर होने के बाद और ये जो कॉर्पस एल्विकेंस बच जाता है, सब कुछ होने के बाद कॉर्पस एल्विकेंस बच के जो एब्जॉर्ब हो रहा है, इस फेज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लूटियल फेज़ कहते हैं। इस फेज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लूटियल फेज़ बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ इससे आप अच्छे से समझ सको। ये इतना फेज़ जो है वो फॉलिकुलर फेज़ है और ये इतना फेज़ जो है वो क्या है, लूटियल फेज़ है। कौन सा फेज़ है, लूटियल फेज़ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया
तो आप थोड़ा बैक करके अच्छे से देख लो, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट कर सकते हो। मैं पर्सनली सिर्फ ओवेरियन साइकिल पे वीडियो बना के आपके लिए डाल सकता हूँ। अब देखो, अब जो स्टूडेंट्स लिखना चाहते, जो दोज हु वांट्स नोट्स, उनके लिए भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। आप लोग लिख सकते हो, इनिशियली follicular stimulating hormone FSH हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो एंटी लिखा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिखा है, एंटी ऐसे मत लिख देना। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, FSH रिलीज होता है। इट वर्क ऑन द प्रिमिटिव फॉलिकल्स दैट हैव 0.2 से लेके 0.3 mm साइज। प्रिमिटिव का कितना साइज होता है, इतना 0.2 से 0.3 mm साइज होती है। उसके बाद से FSH इंक्रीज द साइज, मतलब क्या कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग क्या करता है, इस साइज को इंक्रीज कराता है और इनको कन्वर्ट करता है किसमें, प्रिमोडियल में। फिर प्रिमोडियल किसमें कन्वर्ट है, प्राइमरी में। प्राइमरी फिर किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी। सेकेंडरी आगे चल के किसमें कन्वर्ट होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। अब देखो, अब क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल्स हैज द साइज अबाउट 18 to 20 mm। कितना साइज होता है फ्रेंड्स, 18 to 20 mm। दीज हार्मोन these follicles secrete the hormone known as estrogen हार्मोन। ये कौन सा, जो ग्राफिकन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो भी 4 तरीके के होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कौन सा हार्मोन, तो आप क्या बोलोगे, E2। कौन सा, E2 एस्ट्रोजन हार्मोन, याद रखना। अब देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन गिव्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू द FSH। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा, इसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा। क्या करेगा, स्टॉप करेगा। फिर एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल इंक्रीज एट द पीक लेवल, इट स्टिमुलेट द लुटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे मैंने बताया कि जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन अपने पीक पे होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन अपने पीक लेवल पे होगा, तब तक लुटिनाइजिंग हार्मोन की एंट्री हो जाएगी। और जैसे ही इसकी एंट्री होगी, ये क्या करेगा, रप्चर करा देता है। हाँ, यहाँ पे एक और बात बोल रहा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका पीक लेवल कब होगा, तो 200 pg/ml। पीजी मतलब क्या, पिकोग्राम। पीजी मतलब क्या, पिकोग्राम। तो 200 पिकोग्राम पर ml जब इसका जो लेवल होगा वो सबसे पीक लेवल माना जाता है, ये कहा जाता है। तो जैसे ही इतना लेवल पे आएगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या होगा कि लुटिनाइजिंग हार्मोन की एंट्री होगी और LH वर्क ऑन द ग्राफियन फॉलिकल एंड स्टिमुलेट ओवुलेशन। और जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स पे LH काम करेगा, आते ही काम करेगा, तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट ओवुलेशन को स्टिमुलेट करेगा। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इन द ओवुलेशन, और क्या कराएगा कि सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा। कैसे रिलीज करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके। द आउटर एनवेलप ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज नाउ कॉल्ड कॉर्पस लुटियम। और जो आउटर जो एनवेलप बच जाएगा इसके निकलने के बाद सेकेंडरी oocyte के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस लुटियम कहते हैं। और कॉर्पस लुटियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जो कॉर्पस लुटियम है वही क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। गॉट इट। अब आगे हम लोग बात करेंगे लुटियल फेज की। किसकी, लुटियल फेज की। तो आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस लुटियम। जैसा भी मैंने बताया, कॉर्पस लुटियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी हमने बात कर ली। कॉर्पस लुटियम मेंटेन बाय LH हार्मोन इन द नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं होती हैं उनके अंदर कॉर्पस लुटियम को कौन मैनेज करता है, कौन मेंटेन करता है, तो लुटिनाइजिंग हार्मोन मेंटेन करता है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है, मैं कॉर्पस लुटियम कितने दिनों तक ओवरी में रहेगा, तो उसका क्या 10 to 12 डेज। किसमें, नॉन प्रेग्नेंट लेडी का बात है, किसका बात है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी का। उसका देखो, कॉर्पस लुटियम मेंटेन बाय HCG हार्मोन इन द प्रेग्नेंट फीमेल। HCG के बारे में आगे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, कि हार्मोन इन द प्रेग्नेंट फीमेल, जो प्रेग्नेंट फीमेल होगी उसके अंदर, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो कॉर्पस लुटियम मेंटेन कौन कराएगा, क्योंकि देखो उसके अंदर कॉर्पस लुटियम ज़्यादा दिनों तक रहेगा, इसलिए उसमें लुटिनाइजिंग हार्मोन मेंटेन नहीं करेगा। उसके अंदर कौन मेंटेन करेगा उसको, HCG। तो HCG हार्मोन कितने दिनों तक मेंटेन कराएगा, जो कॉर्पस लुटियम क्या लाइफ स्पैन होगा, तो उसमें कितना लाइफ स्पैन होगा, 7 to 10 वीक्स। पहले क्या था, 10 to 12 डेज था। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रेग्नेंट लेडी में जो कॉर्पस लुटियम का जो लाइफ स्पैन होगा कितना होगा, 7 to 10 वीक्स तक इसका लाइफ स्पैन होगा। अब देखो यहाँ पे केस की बात हम लोग देखो, पूरा डीप में हम लोग अभी जा रहे हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 केस होंगे, केस 1 और केस 2। पहला केस क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला केस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और ओवम आएंगे, सेकेंडरी oocyte आएगा, मैच करेगा और फर्टिलाइजेशन कर देगा। और फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या, प्रेगनेंसी कंसीव होगी। और प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो कॉर्पस लुटियम का लाइफ स्पैन बढ़ेगा। और इसका जो कॉर्पस लुटियम जो ज़्यादा दिनों तक रहेगा, मतलब कितने दिनों तक रहेगा, 7 to 10 वीक्स तक रहेगा। तो उतने दिनों के लिए इसको कौन मेंटेन करेगा, तो HCG कौन मेंटेन करेगा, HCG नाम का हार्मोन इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और उतने दिनों तक जो कॉर्पस लुटियम है ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट कराता रहेगा। क्या कराता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट कराता रहेगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम कर रहेगा, सिक्रीट हो रहा है तो इसका काम रहेगा कि जो हमारा एंडोमेट्रियम है उसको शेड ऑफ ना होने दे, और ये जो है HCG
ये कितने दिनों तक इसको कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखेगा? तो ये तब तक मेंटेन करके रखेगा कि जब तक जो हमारा प्लेसेंटा है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता और जो प्लेसेंटा का जो अपना काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने नहीं लग जाता, तब तक ये प्रोजेस्टेरोन, जो कॉर्पस लूटियम है, प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है, सिक्रेट कराता ही रहेगा। तो ये कितने दिनों तक होगा? 7 to 10 वीक्स तक होगा। उसके बाद क्या होगा, प्लेसेंटा अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में सक्षम हो जाएगा और जैसे ही ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने लगेगा तैसे ही कॉर्पस लूटियम का काम खत्म हो जाएगा। गॉट इट? अब देखो, अब दूसरी केस की हम लोग बात करते हैं। जो हमारा दूसरा केस था, दूसरा हमारा केस क्या है कि फर्टिलाइजेशन, अब क्या पता है किसी केस में फर्टिलाइजेशन ना हो। इसमें क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, इस केस में क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। स्पर्म और ओवम क्या होगा, मीट नहीं करेंगे, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और हमारा जो ओवम को आगे चल के क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस केस में तो ये क्या नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, ये क्या है, नॉन प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी इसमें कंसीव नहीं हुई है। तो इस केस में क्या होगा कि जो कॉर्पस लूटियम है ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, तो ये लुटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। और कितने दिनों के लिए मेंटेन किया जाएगा, तो 10 से 12 दिनों के लिए मेंटेन किया जाएगा। हाँ, अब देखो, जो कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम मेड कब बनेगा, तो ये 14th डे को बनेगा, जब ओवोल्यूशन हो जाएगा। कब? जब ओवोल्यूशन हो जाएगा तब क्या होगा, हमारा कॉर्पस लूटियम बनेगा। तो कब बनेगा, 14th डे को। तो यहाँ 14 डे लिख लिया। और लगभग कितने दिनों का हो रहा है भाई, तो 10 to कितने दिनों तक रहेगा, तो 10 to 12 डेज तक रहेगा। कितने दिनों तक, तो 10 to 12 डेज तक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको 10 डेज लेके चलते हैं। तो 14 + 10 कितना होगा, 24 डेज होगा। तो यहाँ पे क्या करें कि कॉर्पस लूटियम इज मेंटेन 24th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो हमारा कॉर्पस लूटियम है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 24th डे, मतलब जो 28 डे है उसमें से 24th डे तक क्या होगा, मेंटेन रहेगा एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन लेवल। और प्रोजेस्टेरोन लेवल को क्या करेगा, सीक्रेट कराता रहेगा। जो इसका जो पीक लेवल, पीक डे कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरोन जब तक कब तक सीक्रेट होगा, तो 22nd डे तक इसका पीक होगा। उसके बाद से प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, हल्का हल्का डिक्रीज होना, हल्का स्टार्ट होगा। और पूरी तरह से डिक्रीज कब होना शुरू होगा, पूरी तरह से डिक्रीज होना कब शुरू होगा, तो फ्रॉम 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 25th डे होगा उस दिन से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। और ये पूरी तरह से कब खत्म होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल फुल्ली डाउन कब तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जिस दिन 28वां आखिरी दिन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस दिन क्या होगा, आपका ये प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल खत्म हो जाएगा वैसे ही क्या होगा, एंडोमेट्रियम शट ऑफ, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो होगा। तो एंडोमेट्रियम जैसे ही शट ऑफ होगा तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, एमसी क्या होगा, शुरू हो जाएगा। गॉट इट? आपको, आई होप आपको जो 2 केसेस मैंने बताए, पहला फर्स्ट केस जिसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दूसरा सेकंड केस जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, एक डायग्राम हम लोग देखते हैं। डायग्राम, तो ये जो आप ये जो लाइन देख रहे हो ये क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेज है। क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या है, एमसी डेज है। डे 1 से डे 14 और डे 28। तो ये क्या है, पूरा डे स्ट्रक्चर है, ये रेड लाइन है। और ये जो अलग जो कलर से आप लोग देख रहे हो ये क्या है, हार्मोन है। ये क्या है, हार्मोन है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि FSH आता है और ये स्टिमुलेट कराता है हमारे जो प्रिमिटिव सेल फॉलिकल्स उसको स्टिमुलेट कराता है। तो स्टार्टिंग में इसका जो लेवल होता है वो हाई होता है और आगे चल के 14th डे तक ये क्या होता है, डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है, क्योंकि बीच में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं और प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, क्या सीक्रेट कराता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट कराते हैं। जैसे ही उसका लेवल बढ़ेगा तो FSH का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका लेवल सबसे ज़्यादा किस दिन तक बढ़ेगा, 12 डे तक बढ़ेगा। और फिर उसका धीरे धीरे ये भी क्या होगा, डाउन होना शुरू होगा। और जैसे इसका पीक लेवल जब आता है एस्ट्रोजन का, तब तक क्या हमारा लुटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ना शुरू है। और जैसे ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा। और लुटिनाइजिंग हार्मोन जैसे इसका पीक डे कब होगा, 14th डे। 14th डे मतलब कि जिस दिन ओवुलेशन होने वाला है। और जैसे ही ओवुलेशन होगा 14th डे को क्या होगा, ओवुलेशन होगा और इसका से लुटिनाइजिंग हार्मोन वापस क्या होगा, डाउन हो जाएगा। लुटिनाइजिंग हार्मोन वापस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से जो कॉर्पस लूटियम जो बनेगा 14 डे के बाद क्या कॉर्पस लूटियम बनेगा और कॉर्पस लूटियम का जो लेवल है वो क्या होगा, ज़्यादा होने लगेगा। कॉर्पस लूटियम का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगे। और 22 से और 25 तक इसका जो पीक लेवल क्या होता है, 22 का होता है। तो प्रोजेस्टेरोन का जो पीक लेवल में 22 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक ये क्या होगा, पूरा बढ़ेगा। और उसका फिर धीरे धीरे 25 डेज से क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या होगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा। और 28 डेज को क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होगा पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। आई होप आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्मोनल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिए, मैं वापस इसको समझाऊंगा, वापस अच्छे से और अच्छे से बोर्ड पे इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और अच्छे से इसके बारे में समझ में आ रहा है। और नहीं तो आप 10 सेकंड और पीछे जाके इसको देख सकते हो। और दूसरे स्टूडेंट्स हु वांट्स नोट्स तो उनके लिए वो भी लिख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन पीक सीन एट द 22nd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 22nd डे होता है, मतलब 22वां दिन, उस दिन प्रोजेस्टेरोन का पीक होता है। सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब होता है, 22nd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू द लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने बनाया भी था कि ये क्या कर रहा है, लुटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे रहा है, इसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्लाइन एट 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 25th डे होगा उस दिन से क्या होगा, ये क्या होगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल। और 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज, और पूरी तरह से डिक्रीज हो जाएगा। और फिर उसके बाद से तो आप जान ही रहो कि एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगा और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। अब आप लोग नोट बना के लिख सकते हो कि कॉर्पस लूटियम और क्या रिलीज कराता है, तो निबिन रिलीज कराता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराता है और एस्ट्रोजन रिलीज कराता है। कौन सा रिलीज कराता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन भी रिलीज कराता है, कौन, कॉर्पस लूटियम। आई होप आज की जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कुछ मैंने आज इस क्लास में डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम लोग एबनॉर्मेलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो जो भी बच्चे, जो भी दोस्त आपके नर्सिंग करें, मेडिकल करें, MBBS करें, कुछ भी डिपार्टमेंट में, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एंड ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सपोर्ट नर्सिंग एम्पावरमेंट। सो जय हिंद।